हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की न्यूज़ आपने देखी होगी कि इंडिया ने जो है अपने नेबरहुड जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट रूल्स जो है थोड़े टाइट कर दिए हैं। कल ही भारत सरकार का एक प्रेस नोट आया है जिसमें उन्होंने ऐसा किया है। तो इंडिया ने इस प्रकार का डिसीजन क्यों लिया, इस पर आज हम पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और फर्दर जो हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इसका बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम बात कर लेते हैं आज का हमारा लेक्चर किन किन बिंदुओं पर सेंट्रलाइज्ड होगा। पहला तो हम ये डिस्कस करेंगे इंडिया ने किया क्या है बेसिकली और क्यों किया है, और फिर इस पर इसके जो परिवर्तन है इस पर चर्चा करेंगे, और इस पर जो भारत पर जो इसका प्रभाव होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो इन चार बिंदुओं पर ये सेंट्रलाइज रहेगा। तो पहला बिंदु चर्चा करते हैं, भारत ने किया क्या है। भारत ने जो है उसने इन्वेस्टमेंट रूल्स जो है थोड़े टाइट कर दिए। इन्वेस्टमेंट रूल टाइट करने का मतलब क्या है कि हमने जो एफडीआई रूल्स हैं, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता था वो उसके ऊपर जो पॉलिसीज़ बनती थी उसको थोड़ा टाइट कर दिया है। क्यों कर दिया है? फॉर नेबर्स, पड़ोसियों के साथ कर दिया है। अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर करना ले, कोई इसकी अवसरवादिता का कोई फ़ायदा ना उठा ले, इस वजह से किया है। ऐसा ही एक आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड पर भी छपा है, इंडिया ब्लॉक्स ऑटोमेटिक एफडीआई रूट फॉर नेबर्स टू कर्ब हॉस्टाइल टेक ओवर। ओके दोस्तों, अब इसको समझते हैं। ये जो लेंदी शब्द है हॉस्टाइल टेक ओवर, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है बेसिकली और क्यों किया है हमने ऐसा। ओके दोस्तों, वाई इंडिया डिड दिस, इंडिया ने ऐसा किया क्यों है। 5-6 दिन पहले दोस्तों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, चाइना के सेंट्रल बैंक ने जो है हमारे एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंक एचडीएफसी में लगभग 1% का स्टेक ले लिया। तो दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी चर्चाओं में भी थी और इस पर काफ़ी विवाद भी उठे, काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल भी लिखे गए कि चाइना जो है उसकी जो पॉलिसी है, जो दूसरे देशों में वो बुरी इकोनॉमिक कंडीशन का फ़ायदा उठाकर काफ़ी पैसा वहाँ पर लगा देता है, और फिर उस इन्वेस्टमेंट का वो बाद में जो है जब उसको जिस परिस्थितियों का लाभ उठाता है अच्छे से, तो उसको उसको जो है कंट्रोल में करने के लिए हमारे यहाँ पर इस प्रकार के काफ़ी चर्चा में यह मुद्दा आया। हालांकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि चाइना के लिए एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि आपको पहले पता होगा कि चाइना का लगभग 0.08% जो है इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में था। चाइना ने सिर्फ नया इन्वेस्टमेंट किया था 0.21% का। तो इससे क्या होता, क्योंकि शेयर के दाम काफ़ी गिर चुके थे और ये बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, तो इस पे और फर्दर इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश भी काफ़ी थी, तो इस वजह से भारत सरकार इससे पहले ही ये रूल्स ले आई। तो दोस्तों इसके पूरे सिनारियो को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स लाए गए। तो रूल्स क्या है, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है, क्या चेंजेस आए। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है, जो ये रूल्स लेके आए ये हमारा एक डिपार्टमेंट है, कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका नाम है DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अभी इसका नाम चेंज हुआ है। ये क्योंकि ये इंडस्ट्री को प्रमोट करता है और इंटरनल ट्रेड पर ये पूरा फोकस्ड है। तो हम इस पर इसका इन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है कल कि जो रिव्यू ऑफ एफडीआई पॉलिसी फॉर कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर या एक्विजिशन और ऑफ इंडियन कंपनी ड्यू टू द करंट कोविड-19 पेंडेमिक। तो इन्होंने जो ये पेंडेमिक है इसके मद्देनज़र जो इस प्रकार की एफडीआई पॉलिसी है इसको थोड़ा सा टाइट किया है ताकि इसका कोई फ़ायदा ना उठा ले इस तरीके से। तो पहले हम इस पर दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि हमारी जो थी प्रेजेंट पोजीशन क्या है और इस पर जो है हमने जो रिवाइज्ड पोजीशन क्या ली है। तो दोस्तों प्रेजेंट पोजीशन ये है कि पहले क्या होता था, जब तक ये प्रेस नोट नहीं आया था, ये जो स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी है एफडीआई की वो सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान दो कंट्रीज पर ही लागू होती थी। लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया है इस पोजीशन को, तो हमारे जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री है जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, देखिए दोस्तों इस पर बहुत ही फोकस करना, जिनके साथ सिर्फ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं उन्हीं पर ये लागू होगा। जैसे कि अफगानिस्तान से हम करते हैं, पाकिस्तान से हम करते हैं, चाइना से हम करते हैं, इसी के साथ भूटान से, नेपाल से और बांग्लादेश से और ये म्यांमार से। तो इन कंट्रीज पर ही ये जो है पूरा ये लागू होगा।
ये न्यू जो रिफॉर्म आया हुआ है एफडीआई पॉलिसी में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हम बात करते हैं इस पर हम जानते हैं कि बेसिकली ये एफडीआई पे ही लागू है या फिर और दूसरे उसमें जैसे एफपीआई इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एफडीआई एफपीआई, तो ये हम इसको समझते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें इसकी। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि हम ये इसको किस डिपार्टमेंट में कि कौन सा डिपार्टमेंट लेके आया, डीपीआईआईटी, इसको याद रखना। केवल ये एफडीआई पर ही एप्लीकेबल है, नॉट इन एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। हम दोनों में डिस्कस करेंगे कि दोनों है क्या। अच्छा, एफडीआई में भी ये दोनों प्रकार के एफडीआई पर अवेलेबल पर एप्लीकेबल है, ग्रीन हो फील्ड एफडीआई हो चाहे ब्राउन फील्ड एफडीआई हो, दोनों पर एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर बात करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। देखिए दोस्तों, मैंने एक इसका चार्ट बनाने का प्रयास किया है, ये अब नेट पर अवेलेबल था, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो एफडीआई और एफपीआई में बेसिकली अंतर क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब ये इजीली नहीं हो पाता, इसके लिए काफ़ी हमें मशक्क़त करनी पड़ती है, कोई भी फॉरेन जो एंटिटी है उसको। तो इसके लिए ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिजिकल असेट्स में होता है, यानी कि आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन या कुछ कंपनी या कुछ ऐसा चीज़ अवेलेबल होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि ये जो एफपीआई जो होता है वो डायरेक्ट फाइनेंशियल असेट में, यानी कि शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक फिजिकल असेट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली एफडीआई जो होता है वो जो है प्राइमरी मार्केट पे फोकस्ड होता है पूरा, यानी कि आपको डायरेक्ट आप अगर आप एफडीआई करते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कंपनी में, तो आपका जो पूरा शेयर है वो उसमें काउंट माना जाएगा और आप जो है उसके इवन आप उसके एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, वेजेज, इन सब में आपका जो है पार्टिसिपेशन माना जाता है। तो एफडीआई जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसको इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट आना बहुत आसान होता है एफपीआई पे, क्योंकि जैसे ही किसी भी कंट्री कोई भी फॉरेनर है उसको अगर अट्रैक्शन लगता है कि ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो ये एक तरीके से स्पेकुलेशन नहीं है एफडीआई। एफपीआई को क्या है, एक तरीके से सट्टा मान सकते हो आप कि आपको जहाँ प्रॉफिट, जहाँ मार्केट दिख रहा है, जहाँ पर काफ़ी ग्रोथ हो रही है अच्छी, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एफडीआई जो है उसमें वो लॉन्ग टर्म उसके लिए है और आपको जब फ़ायदा होता है तो बहुत फ़ायदा होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये एफडीआई और एफपीआई में अंतर है। लेकिन दूसरा अपन पॉइंट इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होती है। देखिए, एफडीआई मैंने आपको समझाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब एफडीआई भी दो टाइप की होती है, एक आपका इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी सेटअप्ड है, ठीक है, और उसमें आप पैसा डाल रहे हो, तो वो क्या होगा, वो ब्राउन फील्ड एफडीआई होगी। और अगर आप एक नया इंस्टीट्यूट, एक बिल्कुल नया इंस्टीट्यूट है और या कोई नई कंपनी है उसमें आप पैसा डाल रहे हो, तो वो होगा ग्रीन फील्ड एफडीआई। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही टाइप के इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, जो हमारी ये प्रेस नोट आया है इसके हिसाब से। अब देखो दोस्तों, हम इस पर चर्चा करते हैं कि हमारे कंट्री पर इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा हमने पूरे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए। तो ये लास्ट पॉइंट है कि भारत पर हम प्रभाव, हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप देखा कीजिए, एक बात नोटिस करोगे, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक का भारत पर जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर देखते हैं, ताकि इससे क्या होता है, हमारे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं, यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का, ये चाहे वैश्विक परिदृश्य में हो या भारतीय परिदृश्य में हो, तो इस पर्टिकुलर इवेंट का हमारे देश के साथ, देश में फ़र्क क्या पड़ता है, हम इस पर ज़रूर एक लास्ट निष्कर्ष हम इस पर ज़रूर देते हैं। तो इसके हमने प्रोज जो है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, हमने देख लिया कि हम चाइना जैसे उसको जायंट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इससे मतलब इन्वेस्टमेंट को हम इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के ज़रिए। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हम देखते हैं। नुकसान क्या है दोस्तों? पहली बात तो नुकसान ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट होता है, जो कि हमारे जो इस गवर्नमेंट के स्पेशली एक जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसको अगर अपन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई तुम एक वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक पर भी एक वीडियो लेके आ सकता हूँ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। तो दोस्तों, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, हमारे जितने भी जो पड़ोसी देश हैं उनको सेंट्रलाइज
सेंट्रलाइज करके पॉलिसी बनाई गई है कि हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, हम अपने पड़ोसियों को अवश्य देखेंगे और इन पड़ोसियों को देखने के बाद हम उस तरीके की पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि इनको बेनिफिट हो सके किसी न किसी तरीके की। हमारे सारे पड़ोसी, आप समझ में आ गया होगा, ये इंडिया के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये जो सभी पड़ोसी देश हैं उन पर हम सेंट्रलाइज होके जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं। अब आपने हमने बहुत बड़ा एक मतलब एक तरीके से ये डिसीजन लिया है कि हमारे जो जितने भी फॉरेन नेबरिंग कंट्री है वो इससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करवाए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बता दूं, हमने पूरी तरीके से बैन नहीं किया है इन्वेस्टमेंट को। हम जो है एफडीआई जो है वो लोग कर सकते हैं, इन देशों के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? वो पहले क्या होता था, पहले इंडिपेंडेंट वो आके इंस्टीट्यूशन से बात करके इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन अब जो ये इसमें है, मीडिएटर का काम करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये जो है एफडीआई आ सकती है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाइए, कैबिनेट में इस पर डिस्कस होगा और आपको एफडीआई के लिए अगर आप एलिजिबल मानते हैं, गवर्नमेंट ने जो भी रेगुलेशन बना रखे हैं उसमें आप एलिजिबल हैं, तो आप उसमें एफडीआई आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से ना देखिए कि बिल्कुल एफडीआई बैन है, तो बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत है कि एफडीआई बैन नहीं है। आप एफडीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लेके आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक मीडिएटर का काम करेगी। इससे क्या होता है दोस्तों कि ये जो एफडीआई है वो आसान बहुत ही मुश्किल हो जाती है। पहले जो है एफडीआई बहुत आसान होती थी करना, लेकिन अब जब से गवर्नमेंट उसमें एक सेंट्रलाइज्ड रोल प्ले करेगी तो अब एफडीआई करना इतना आसान नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो फिर इसके अलावा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट द सेकंड ड्राइव ऑफ आवर इकोनॉमी कैन अफेक्ट एडवर्सली एट द क्रूशियल टाइम। एक कोविड-19 का जो क्रूशियल टाइम है, जब मार्केट बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, ऐसे टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट इस तरीके से रोक देते हो तो इससे हमारे मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और कोलैप्स होने की संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों ऐसा मानते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट कि हमें इस तरीके से डरना नहीं चाहिए बिल्कुल, और हमें जो है एफडीआई को किसी भी कंट्री, भले वो चाइना से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, लेकिन उसको एफडीआई को अलाउ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बिल्कुल जैसा कि हमारी सरकार ने भी जो रुख लिया है उसी के हिसाब से हम इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसा किया है और चाइना ने उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट पर्टिकुलर टाइम पे निकाल लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब श्रीलंका का एग्जांपल हमारे सामने है, हमारे जितने भी बहुत सारे कंट्री, पाकिस्तान का इवन एग्जांपल हमारे सामने है कि उन्होंने किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चाइना जो है अपना फ़ायदा जानता है। और इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिकली बात यही होती है कि हम जो है कितना अपने जो कंट्री, अपने जो सहयोगी कंट्री है या जो सा भी कंट्री है, उसके पर्सपेक्टिव से हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है कितना फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।